सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं। एक बस रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बाद से प्लीज बहुत ज्यादा एकदम साइलेंटली पूरा फोकस बोर्ड पे, ठीक है। मतलब ये वो पोर्शन है जहां से ये चैप्टर आपको खराब लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, इजी है अगर आप ध्यान देंगे तो, इन आपका ध्यान अगर दोस्त के बात पे रहेगा तो बहुत मुश्किल। हेडिंग लिख लो एक बार, क्या है बताओ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। एक बार सब लोग पेन वेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखो और थोड़ा सा अपना 5 मिनट मुझे दो। 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया सा चीज है। डू यू रिमेंबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हो? बहुत सारा रूल था, नहीं? एस एस, और क्या था बताओ? एस एस एस, और क्या? ए एस ए, और क्या? आर एच एस, ऐसा बहुत सारा रूल था। मैं क्या कि बाकी सारे पे नहीं जाऊंगा, उनको थोड़ा ज्यादा मतलब क्या कि पुराना बात हो जाएगा। एस 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 बहुत इजी है ना, कि जैसे दो ट्राइंगल है, ठीक है ना, और नहीं, मैं सिमिलर नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट पे जाना चाहता हूँ। सिंस टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, तो मैं कॉन्ग्रुएंट पे ही जाना चाहता हूँ। तो दो ट्राइंगल है, इसका डुप्लीकेट कर पाएंगे क्या? कॉपी, मिरर नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ो। एक मैं बना ही लेता हूँ। मान लो कि ये दोनों ट्राइंगल है, देखता हूँ कि ओवरलैप हो पा रहा है क्या? ऑलमोस्ट हो रहा है। आप बस मान लो, चलो ठीक है ना, कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आप तब बोल सकते हो, अगर पुराना अगर मैं बात करूं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये लेट से कि ई हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? एफ हो गया। अब अगर कहीं से आपको पता चले कि सपोज करो कि ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर, कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाए, तो यू कैन से कि लोग 5-5 मैच कर रहे हैं, 6-6 मैच कर रहे हैं, एंड 7-7 भी क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कि सिंस इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में तीनों साइड का वैल्यू एक दूसरे से सेम टू सेम है, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपस में बताओ? कॉन्ग्रुएंट। यही आइडिया था कि दो ट्राइंगल का अगर मान लो कि तीनों साइड मैच करने लगे तो आप क्या बोल दोगे बताओ? कॉन्ग्रुएंट। अब इस चीज को हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में कैसे देखते हैं वो आप थोड़ा समझने का ट्राई कर। मैं आपको दो नंबर बताता हूँ। लेट से कि आप एक 22 ले लो और एक आप सपोज करो कि 37 ले लो, ठीक है। 22 को आप 3 से डिवाइड करो, क्या निकलेगा बताओ? 7, इधर 21, क्या रिमाइंडर आएगा? 1। 37 को वापस से 3 से डिवाइड करूं, क्या हो जाएगा? सीधा लिख देता हूं 12, और यहां पर कितना बताओ? 36, और कितना आया बताओ? आया बात समझ? अब इसको यदि मैं मॉड्यूलो के लैंग्वेज में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 22, आगे बोलो, मॉड 3 इज इक्वल टू कितना? 1। और यहां को मैं क्या लिखूं बताओ आप? 37 मॉड क्या? 3 इज इक्वल टू कितना बताओ? अगेन ये यहां तक का सारा बात आप रिलेट कर पा रहे हो। अब क्या है कि कोई भी दो ऐसा नंबर जो सेम मॉड्यूलो लगाने के बाद आपको सेम सेम आंसर, ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, दो ऐसा अलग अलग नंबर, जैसे यहां पर एक नंबर क्या हो गया मेरे लिए? 22, दूसरा नंबर मेरे लिए क्या हो गया? 37। इस पे भी लेकिन मॉड 3 लगाने से मेरा आंसर 1 आ रहा है, और इस पे भी मॉड 3 लगाने से मेरा आंसर क्या आ रहा है बताओ? 1। तो मैं इस सिचुएशन में बोलूंगा कि देखो यार, 22 एंड 37 कॉन्ग्रुएंट वर्ड ही है, बट सिंबल विल चेंज, सिंबल ऐसा आ जाएगा देखो, ठीक है। इसका मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू से कि 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो सी। अच्छा, इसको आप उल्टा करके भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो कि अगर कोई बच्चा चाहे तो वो बोल सकता है कि सर हमारे लिए तो 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉड्यूलो 3। अब बोलोगे ये क्या बात होगी? तो आप क्या कि बचपन वाला चीज को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेरे को क्या बोलना चाहिए बताओ? कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ। लेकिन अगर कोई बोले कि सर मेरे हिसाब से ना डीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी, तो ये गलत होगा क्या? ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो एक ही है ना। तो वैसे ही यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मॉड के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर आप इमेजिन कर, ठीक है। जैसे मॉड 3 सोच लिया एक बार के लिए, अब 22 पे भी मॉड 3 लगाया तो 1 आया, और 37 पे भी मॉड 3 लगाया तो 1 आया, ठीक है ना। तो सिंस 22 और 37 दोनों पे जब मैं मॉड 3 लगाने का ट्राई कर रहा हूं, दोनों बार मेरे को आंसर क्या मिल रहा है बताओ? 1। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 22 और 37 ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपस में कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस कि दे आर बिहेविंग इन द सेम वे व्हेन मॉड 3 इज अप्लाइड ऑन देम। क्योंकि मॉड 3 अप्लाई करने से इसका आंसर भी 1 आ रहा है, और मॉड 3 अप्लाई करने से इसका आंसर भी क्या आ रहा है बताओ? 1 आ रहा है। तो सिंस दोनों का आंसर मॉड 3 अप्लाई करने से सेम आ रहा है,
देयरफॉर यू कैन से कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू मॉड। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बोलते समय बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि 22 हमेशा लेफ्ट में होगा, 37 राइट में होगा। कहने का मतलब है कि छोटा नंबर लेफ्ट में और बड़ा नंबर राइट में, आप एक्सचेंज भी उसको कर सकते। 37 कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉड 3 भी आप इसको लिख सकते। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। पिछले क्लास तक हम सिर्फ मॉडुलो मॉडुलो पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं बताओ? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो नंबर को एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा जिसपे ये मॉडुलो वाला नंबर अप्लाई करने के बाद में सेम आंसर आ रहा। जैसे सपोज करो 37 छोड़ के अगर मैं 38 ले लेता हूँ और 38 को भी फिर से मैं ट्राई करता हूँ 3 से डिवाइड करने का, उस टाइम पर रिमाइंडर क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? 2। तो वो जो 38 है ना, वो 22 से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। ये जो 38 है वो फिर 37 से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अच्छा, 38 से थोड़ा और आगे बढ़ो 39, उस टाइम पर रिमाइंडर कितना आएगा? वो भी इन लोग से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर 39 से और आगे बढ़ो, क्या आएगा बताओ? 40। 40 पे फिर से 3 से डिवाइड करो, ये मॉड्यूलो 3 लगाओ तो क्या आएगा? तो वो तो फिर से सेम आंसर दे रहा है आपको। तो 41 क्या है कि वो 22 से भी कॉन्ग्रुएंट हो गया और 37 से भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब दो ऐसा नंबर जिसपे मॉड्यूलो ऑफ समथिंग सेम वाला अप्लाई करने से रिएक्शन दोनों का सेम आए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे बचपन में बोलते थे कि दो ट्राइंगल जिनका तीनों साइड मैच कर जाए, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो वैसे ही यहाँ पे है कि दो नंबर जिसपे मॉड 3 अप्लाई करने से सेम रिएक्शन आए, ये मॉड 4 अप्लाई करने से सेम रिएक्शन आए, तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 3। ये इसका अंडरस्टैंडिंग। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर रिपीट करूं कि हो जाए? पक्का? ठीक। लिखो तो इस चीज को पहले पहले आप ये वाला सिंबल बनाओ, पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो। 2 मैंने समझा दिया आपको, फिर 3 समझाता हूं, फिर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, फिर आपको मैं लिखवा दूंगा। यहां पर क्या कॉन्ग्रुएंट क्या मिला था आपको बताओ? 37 कॉन्ग्रुएंट 22। अच्छा, 37 पे मॉड 3 लगाने से आंसर कितना आ रहा था? और सॉरी 22 पे कितना आ रहा था? 1। 37 पे भी कितना आ रहा था? 1। एक सरप्राइजिंग प्रॉपर्टी ये है, देखो कि जैसे यहां पर आपको मिला ना कि 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 37 मॉड 3, ये तो हमको समझ में आ गया। अब इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ का ये 22 और यहाँ का ये 37, इसमें अगर आप 37 माइनस 22 का आंसर निकालते क्या निकलेगा बताओ? यहां पर कितना आएगा बताओ? 15। दिस 15 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय दिस नंबर। मतलब दो नंबर अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, किसी भी मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस लोगे आप इन द फॉर्मेट ऑफ बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय द मॉड्यूलो वाला नंबर। जैसे इसको खुद को इंडिविजुअली डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, इसको डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। लेकिन इसके डिफरेंस को डिवाइड अगर करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे कब? जब दोनों पे सेम रिमाइंडर आ रहा हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिवीजन पे रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। ऑब्वियसली इनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो तो सेम रिमाइंडर आ रहा होगा तभी कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो। और जिनका सेम रिमाइंडर पहले से आ रहा है, उनके डिफरेंस को अगर आप ट्राई करोगे ना डिवाइड करने का, तो वहां पर रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताओ? 0। ये आप कह सकते हो कि ये जो डिफरेंस है दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय द मॉड वाला नंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पर मॉड 3 है, 3 से हमेशा डिविजिबल। रिपीट करूं कि हो जाएगा? समझ में भी आ गया अच्छे से? करो थर्ड पॉइंट कॉपी करो। अच्छा, सब लोग देखो तो बोर्ड पर देखो। फोर्थ पॉइंट भी मैं फिर समझाने का ट्राई करता हूं आप। फोर्थ पॉइंट में क्या है देखो, रैंडमली कोई एक नंबर बताओ। 79, ठीक है। अभी रैंडमली एक और छोटा नंबर बताओ, छोटा, थोड़ा और छोटा, जिसके बारे में आप मतलब बिना कुछ किए खुद से सोच सको। आई विल गो फॉर लेट से 4। मैं आ जाऊँ 11 पे भी आ जाऊँ। हाँ, 11 भी वैसे ठीक है, चलो मॉड 11 ले लो, ठीक है। सपोज करो कि इस टाइप का कोई एक स्टेटमेंट मैं आपको दे दूं और मैं पूछूं कि एक्स का क्या आंसर होना चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन एक्स टेक? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? लेट्स टॉक थोड़ा और डीपली, क्योंकि एक ही बच्चा आंसर दे पा रहा है। 79 मॉड्यूलो 11 का आंसर होगा क्या एग्जैक्ट? टू, क्लियर? क्योंकि 77 तो आता ही है उसके टेबल में, डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर कौन सा नंबर आके बैठ सकता है? वो नंबर आके बैठ सकता है जिसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? 2।
क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है कि मॉड 11 मतलब मॉड्यूलो 11 लगाने पे सेम आंसर आना चाहिए। तो यदि इसका आंसर 2 आ रहा है तो यहाँ पर हर वो नंबर आके बैठ सकता है जिसपे मॉड्यूलो 11 अप्लाई करके आंसर क्या आ रहा होगा, मेरा 2 आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड या हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड जिसपे मॉड्यूलो 11 लगा के आपको 2 आंसर मिलेगा, इनफाइनाइट। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स नाउ? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। 11 के टेबल में 11 आता है तो 13 आपका एक आंसर होगा। नेक्स्ट 24 करेक्ट है, फिर 24 के बाद में 35 करेक्ट है, फिर 46, फिर 57, फिर 68, फिर 79 तो लिख ही लिया, फिर 88 आता है तो 90, 99 आता है तो 101, 110 आता है तो 112 और ऐसे कर करके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपके पास इन सारी लिस्ट में। अच्छा लिस्ट एक बार मेरे को आप फिर से बता दो तो कि एक्स का आंसर क्या क्या हो सकता है। मैं आपके कहने पे लिखना चाहता हूं इसको, बोलो एक बार फिर से। 13 और 24 और 35 फिर 46 फिर 57 एंड दिस लिस्ट विल गो ऑन। कोई अंत तो है नहीं। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, दुनिया का सबसे छोटा, अब सबसे छोटा बोल के रुक जाओ फिर तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो वहां तो फिर से क्या है कि कोई मतलब है कि एंड नहीं है, मैं वहां नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि इस लिस्ट में आने वाला, कैन यू गेस एंड टेल मी कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन है? एंड इफ आई से यू आर रॉन्ग, लेट मी एक्सप्लेन दिस, यू आर रॉन्ग। 79 मॉड्यूलो 11 का आंसर कितना है? हैप्पी? 2 मॉड्यूलो 11 का आंसर क्या होगा? ये सिखाया था कि यदि बाहर का नंबर पॉजिटिव हो, मॉड्यूलो वाले से छोटा हो, तो जो नंबर है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 2 मॉड्यूलो 11 का आंसर भी क्या होगा? 2। नॉर्मल कोई भी बच्चा ऑब्वियस सा बात है कि वो 13 ही बोलेगा मेरे, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ यार 11 का टेबल के हिसाब से सोचो। लेकिन एक्चुअल जवाब ये है, देखो कि जब कभी भी इस टाइप का स्टेटमेंट हो, ठीक है, और आपसे कोई सवाल पूछे कि एक्स का कितना आंसर हो सकता, तो एक्स का इनफाइनाइट आंसर हो सकता, क्योंकि ऐसा बहुत नंबर एग्जिस्ट करता है जिन पे मॉड्यूलो 11 लगा के मेरे को 2 मिल जाएगा रिमाइंडर, जो कि मेरे को 79 के टाइम पर मिल रहा था। और जितने लोगों में मेरे को मॉड्यूलो 11 लगा के 2 आंसर मिलेगा, वो सारा लोग एक्स का आंसर हो सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स आर देयर? इनफाइनाइट। नाउ आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, अगर कोई मेरे को पूछे कि सबसे छोटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सबसे छोटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसका आंसर 2 भी मत बोलो, उसका आंसर बोलो कि 79 मॉड्यूलो 11 जो आएगा ना, खुद जो रिमाइंडर आ रहा होगा, वही इसका सबसे छोटा पॉसिबिलिटी। आप इसको बाकी जगह पर भी क्रॉस चेक कर सकते, ठीक है। सबसे छोटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वुड बी दिस नंबर इटसेल्फ एंड मॉड्यूलो अप्लाई ऑन दैट नंबर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाए? और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी एकदम बढ़िया समझ में आ गया पूरा कि हाँ यार सच तो है। चलूं आगे चलूं, तो अब आप लिख लो अपना कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट। एक बार पढ़ भी लो तो थोड़ा सा, जैसे 26 मॉड्यूलो सम नंबर एक्स बोला हुआ है, मतलब कॉन्ग्रुएंट सम नंबर एक्स मॉड्यूलो 7 बोला हुआ है आपको। हियर एक्स कैन हैव हाउ मेनी वैल्यूज? इनफाइनाइट वैल्यूज, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर ऑफ एक्स विल बी व्हाट? 26 mod 7 इटसेल्फ, ठीक है। और इसको हो सके तो यहां 26 नहीं, आप इसको चिपका के एक साथ ही लिखना, 26 mod 7। 26 mod 7 का आंसर वैसे क्या होगा? 5। तो इस x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। करो फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ठीक है। चलो बोर्ड की तरफ देखो, 2 मिनट पहले सुन लो अच्छे से, उसके अंदर बात करेंगे। सपोज करो कि ए कोई एक नंबर है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, लेट्स से मॉड्यूलो एम या सी, कुछ भी बोल सकते हो, ये चलो मैं सी ही बोल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, मॉड्यूलो चलेगा। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि ए को सी से डिवाइड करते टाइम जो रिमाइंडर आया रहेगा, बी को भी सी से डिवाइड करते टाइम वही रिमाइंडर आया रहे, ये इसका मीनिंग। अच्छा इससे रिलेटेड मैंने भी 3-4 स्टेटमेंट पढ़ा, मैं एक बार पहले वो रिवाइज कर लेता हूं आपके साथ। तो पहला स्टेटमेंट था कि इसको पढ़ते कैसे, तो पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ो। ए कॉन्ग्रुएंट
बी मॉड्यूलो सी ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि ए एंड बी विल गिव यू सेम रिमाइंडर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय सी। तीसरा पॉइंट क्या था कि ए माइनस बी विल ऑलवेज बी टोटली डिविजिबल बाय सी। एंड चौथा पॉइंट क्या था कि यहां कोई नंबर हो और यहां अगर एक्स आ जाए तो एक्स का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, इनफाइनाइट। सबसे छोटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होगा, दिस नंबर मॉड्यूलो सी का जो आंसर है वो रिमाइंडर ही इसका सबसे छोटा पॉसिबल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है देखो कि अगर कोई दो नंबर ए एंड बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है ऑन बीइंग अप्लाइड एंड ट्राइड विथ मॉड सी, देन क्या है देखो कि अगर आप दोनों तरफ इसमें अपन चार प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रॉपर्टी कि अगर आप ए और बी दोनों में सेम नंबर ऐड कर देते हो, ए में भी ए प्लस के एंड बी में भी बी प्लस की अगर आप ऐड कर देते हो तो नंबर्स एक बार के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉड सी के रिस्पेक्ट में स्टिल द न्यू नंबर्स दैट यू विल गेट विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। मतलब अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट था और दोनों तरफ आपने सेम नंबर ऐड कर दिया तो ए के तरफ वाला भी वैल्यू चेंज हो जाएगा और बी के तरफ वाला भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल जो दोनों पार्ट में नया नंबर आप ऑब्टेन करोगे दे विल बोथ बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर विथ रिस्पेक्ट टू द सेम नंबर मॉड्यूलो सी। ये पहला प्रॉपर्टी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा ये वाला चीज। सिमिलरली अगर आप दोनों तरफ से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते कि ए में से एक नंबर के माइनस कर लिया कॉन्ग्रुएंट टू बी में से सेम नंबर के माइनस कर लिया मॉड्यूलो सी, ठीक है। ये है आपका दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टिल जो नया नंबर्स का सेट आपको मिलेगा दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो सी। तीसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन का कि अगर आप दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो कि ए और बी था दे वर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आपने इधर के मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी के मल्टीप्लाई कर दिया तो दे विल स्टिल बी कॉन्ग्रुएंट विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो सी, ठीक है। दोनों साइड सेम नंबर ऐड करो कॉन्ग्रुएंसी आपका मेंटेन रहेगा, दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो कॉन्ग्रुएंसी आपका फिर भी मेंटेन रहेगा, दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करो फिर भी आपको कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहेगा। अब तीसरा और सबसे अनोखा प्रॉपर्टी है इसका, देखो क्या, तीसरा नहीं सॉरी चौथा, कि दोनों साइड अगर आप सेम नंबर का पावर रेज कर दो लाइक ए वाज कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो व्हाट सी, और अगर आप ए और बी दोनों तरफ सेम पावर रेज करते हो मतलब ए पावर के कर दिया इसको और बी पावर के कर दी तो वापस से ए पावर के का आंसर चेंज हो जाएगा, बी पावर के का आंसर चेंज हो जाएगा, बट सॉल्व कर कुरा के वट एवर विल कम अप, ठीक है ना, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलस, ठीक है। मतलब अगर ए और बी के बीच में मॉड्यूलो सी के रेस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट पहले से करता है तो दोनों साइड कुछ ऐड करो, दोनों साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट करो, दोनों साइड से कुछ मल्टीप्लाई करो, या दोनों साइड कोई नया पावर आप रेज करो तो इससे ए और बी का खुद का चेहरा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी आपको नए चेहरे वाला दो पेयर ऑफ आदमी मिलेगा, दो पेयर ऑफ नंबर मिलेगा, वो स्टिल कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे से विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो सी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। क्या क्या करने से कॉन्ग्रुएंसी हार्म नहीं होता है बताओ, बोलो सेम नंबर ऐड करने से, प्लस मत बोलो, अलग अलग नंबर ऐड किए तो हार्म हो जाएगा। क्या चीज से हार्म नहीं होगा बताओ, सेम नंबर ऐड, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट, सेम नंबर मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर रेज्ड इन द पावर। चलेगा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, सेम नंबर ऐड, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट, सेम नंबर मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर रेज्ड इन द पावर। अगर सेम नंबर से छेड़खानी किया, चाहे जोड़ोगे चाहे घटाओगे चाहे मल्टीप्लाई करोगे चाहे पावर रेज करोगे, तो इन चारों सिचुएशन में नंबर आपका बदल जाएगा और नया पेयर ऑफ नंबर स्टिल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट मेंटेन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेम मॉड्यूलो नंबर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूंगी हो जाएगा, आगे चल के एप्लीकेशन है इसका बहुत सारा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, ये इससे ज्यादा बेटर है कि आप यही वाला पेज कॉपी, देखो तो नेक्स्ट वैसे एक हेडिंग ही लिखना होगा आपको, लिखो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, इसका मैं डेफिनेशन लिखाता नहीं हूं, डायरेक्टली आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पढ़ो तो इसको क्या बोल रही है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5, ठीक है। अच्छा
पहले तो समझना कि ये जो पूरा का पूरा चीज है ना कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, इसके लिए एक सिंबल है कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहाँ पे 3 लिखो और नीचे यहाँ बेस में आप 5 लिखो। दिस इज सिंबल ऑफ दिस। आगे चल के हो सकता है किसी सवाल में आपको इतना लंबा बोल के ना दे, आपको बोले कि फाइंड दिस, तो आपको समझना कि अच्छा ठीक है 3 मॉड 5 का वो हमसे कॉन्ग्रुएंस क्लास मांग रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्लास? तो मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्लास ये है कि इस सिचुएशन में मॉड 5 को सेम मेंटेन करते हुए 3 के साथ में दुनिया में कौन कौन कॉन्ग्रुएंट बिहेव करेगा, उन सारे लोगों का कलेक्शन, उसको बोलेंगे इसका इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अभी 3 मॉड 5 का खुद का आंसर क्या होगा? 3। तो दुनिया में जितना भी आदमी है जिस पे मॉड 5 अप्लाई करके 3 आ रहा होगा, वो सारा आदमी आपका आंसर, वो सारा आदमी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा, इसको करने का एक बहुत छोटा तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं। लिखो आप लोग सोल्यूशन में 3 मेन नंबर और जो मॉडुलो वाला नंबर है वो बेस में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, दिस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखना, मैं आपको 2 फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा और दोनों फॉर्मेट आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछे आपसे। ठीक है, तो एक इसका आंसर करने का तरीका ये हो सकता है कि पहले आप ना एक्चुअली 3 मॉड 5 का आंसर सोच लो दिमाग, क्या आंसर आएगा बताओ? 3 आएगा। तो पहला आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका? 3। अगला आंसर जो होगा आपका वो होना चाहिए 3 प्लस 5 भी चलेगा, माइनस 5 भी चलेगा, मतलब प्लस माइनस 5। ये समझ में आ रहा है? ये मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिख देता हूं। वाई प्लस माइनस 5? कुड एनीबडी एक्सप्लेन? मतलब 3 मॉड 5 का आंसर 3 आ रहा। अब इससे 5 यूनिट आगे जाके बैठोगे तो वो वाले नंबर का भी मॉड 5 करने से रिमाइंडर सेम रहेगा। 5 यूनिट पीछे जाके बैठोगे तो भी उसका रिमाइंडर सेम रहेगा। आया बात समझ? क्लियर है ये वाला चीज? पक्का? इसके अगला नंबर क्या होना चाहिए देखो, जैसे एक बार 5 ऐड किए और एक बार 5 सब्ट्रैक्ट किए, जब आप अगले पोजीशन पे जाओगे तो आप 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कितने बार कर रहे होगे? 2 बार। तो क्या आंसर होना चाहिए बताओ? 3 प्लस माइनस 10। मतलब यही कि इसी का मल्टीपल आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगला क्या होना चाहिए बताओ? 3 प्लस माइनस 15 एंड दिस विल गो ऑन लाइक दिस। और ऐसे कर करके आपको दुनिया का सारा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो वो मिल जाए। दूसरा एक और इसी को लिखने का तरीका या फॉर्मेट क्या हो सकता है देखो, जैसे फिर से आप इमेजिन कर लो कि 3 मॉड 5 का आंसर क्या हो। ठीक है, इसको प्लीज लिखना मत, पहले सुन लेना, समझ लेना, बहुत इजी है। कर्ली ब्रैकेट, बीच में आप 3 को मेंशन कर दो, और जैसे यहां पर तो बस बोल के छोड़ दिया ना, वहां पर बोलो मत, आप एक्चुअली उसको परफॉर्म कर। एक बार 2-3 नंबर आप 5 ऐड करके लिख लो, क्या होगा बताओ? 3 प्लस 5 8। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड डॉट डॉट डॉट, और पीछे आप सब्ट्रैक्ट कर करके एक्चुअली लिख दो कि क्या है। 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2, और पीछे आओगे तो -7 एंड दिस विल गो ऑन लाइक दिस। तो एक लिखने का ये फॉर्मेट भी हो सकता है। कभी कभार बुक्स में आपको ये वाला मिल जाएगा, कभी कभार आपको ये वाला मिल जाएगा, करेक्ट दोनों। ठीक है, उधर मेरे को बस कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना। करो कॉपी करो। चलो आगे चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 13 मॉड 4। पहले तो सिंबल बताओ क्या करोगे? 13 रहेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके चरणों में क्या रहेगा? 4। अच्छा, इसको लिखने का तरीका बोलो क्या? पहले आप 13 मॉड 4 को सोच लो कि वो क्या है। 1 आएगा तो पहले आप 1 लिख लो। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा आपका बताओ? 1 प्लस 4 और -4, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1 प्लस माइनस 8। ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट 1 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। और दूसरा फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हो तो मेन आंसर को आप बीच में मेंशन कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 1 आगे बढ़ने के लिए, 5 और आगे, और आगे 13 डॉट डॉट डॉट, पीछे आने के लिए -3, मतलब 1 -4 करोगे ना तो -3 आएगा, और पीछे आने के लिए -7, और पीछे आने के लिए -11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका आंसर। करो फटाफट कॉपी करो। एक बार आप ये दोनों प्रैक्टिस करते जाओ, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा चाहिए। मैं एक्चुअली ये ऐसे क्यों दिखा रहा हूं आपको, अगर मान लो कि एमसीक्यू में आता और फिर आपके ऑप्शन में ये वाला होता है, लेकिन आपको आदत है कि आप इसमें लिखते हो हमेशा, तो आप फिर नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसीलिए आप दोनों सीख कर चलेगा। डन ये वाला। एक क्वेश्चन खुद से करके बताओ तो, देखो। अच्छा, सिंबल क्या होगा आपका? -3 बॉक्स के अंदर, और नीचे क्या चला जाएगा बताओ? 5।
अच्छा, -3 mod 5 का आंसर क्या होगा? -3 हो जाएगा क्या? -3 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, और नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए मतलब दो बात है। एक तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसका साइज 5 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर पहले डिवाइड और फिर प्लस, और अगर मानो कि ऑलरेडी इसका साइज 5 से छोटा है तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे बताओ? प्लस। अच्छा, प्लस करके इसका आंसर कितना आइडेंटिफाई हो गया आपको? 2। तो आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए बताओ? 2 कॉमा 2 प्लस या -5, नेक्स्ट 2 प्लस या -10, नेक्स्ट 2 प्लस -15, एंड इट विल गो ऑन। और दूसरे फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। 2 बीच में आगे बढ़ने के लिए मतलब ऐड करोगे आगे जाने के लिए 7, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट 17 डॉट डॉट डॉट, और पीछे आने के लिए -3, और बोलो -8 डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है चलो, क्या -13 डॉट डॉट डॉट, इधर भी कर्ली ब्रैकेट, इधर भी कर्ली ब्रैकेट, चलेगा? समझ आ गया ये चीज अच्छे से? कोई कंफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं? एक और ट्राई करो तो। देखो, अब ऐसा भी दे सकते हैं कि फाइंड दिस, ठीक है, ये लैंग्वेज में भी लिख देगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 mod 5। खुद से ट्राई कर लो एक बार। सेम ही आ रहा है ना? ठीक है, तो 7 5 दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 2 प्लस माइनस 5 2 प्लस माइनस 10 डॉट डॉट डॉट, और या फिर 2, फिर यहां पर मेरे ख्याल में कितना 7 12 डॉट डॉट डॉट, पीछे आओगे तो -3 -8 डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग x in the congruence modulo, questions based on finding x in the congruence modulo। चले, देखो तुम पहला सवाल, 57 congruent x modulo 4, find the values of x, ये वैल्यू ऑफ x 1 ही होगा कि और बहुत सारा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। सबसे छोटा वाला क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, इसमें पॉजिटिव बोल के कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी एक्सप्लोर करेंगे और नेगेटिव वाला भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? लेकिन ये हमको पक्का पहले से पता है कि जो सबसे छोटा पॉसिबिलिटी इसका वो क्या हो सकता है? 57 मॉड्यूलो 4, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा? 1। तो लिखो क्लियरली, क्लियरली x इज इक्वल्स टू क्या? आप लिखो बीच में यहाँ 1 मेंशन कर दो, फिर आगे बढ़ने के लिए 4 ऐड करते जाओ तो क्या आ जाएगा? 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, और पीछे आने के लिए 4 सब्ट्रैक्ट करो तो -3, फिर क्या -7 एंड डॉट डॉट डॉट, चलेगा? ठीक है, इसमें और देखिए एक और बात लिख, इसको भी सॉल्व करने का एक और अलग टाइप का फॉर्मेट, ठीक है? वो क्या फॉर्मेट है थोड़ा समझो। रेडी यहां तक सब कुछ? ठीक, एक बार सब लोग पेन छोड़ो, थोड़ा सुनो ध्यान से। अगर 57 कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 4 है तो क्या इसके डिफरेंस के बारे में कोई प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या? कि जो डिफरेंस है ना इसका, देखना ध्यान से, जो डिफरेंस है इसका 57 माइनस एक्स, वो 4 से हमेशा क्या होना चाहिए? डिविजिबल। अच्छा, 4 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है? जीरो तो नहीं, मतलब हाँ रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर अगर बोल रहे हो तो। और दूसरा मीनिंग ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर ये 4 से सच में डिविजिबल है तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करने से सारा काटा कुटी खत्म करके कुछ एक बहुत सुंदर सा आंसर मिल जाएगा मेरे को। मतलब एम के कुछ भी हो सकता है। ये लॉजिक है तो इसका, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हमको पता है कि अगर दीज टू नंबर्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 4, तो जो इनका डिफरेंस है दैट शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4। और डिविजिबल बाय 4 का इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका ये जो डिफरेंस है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करने का कोशिश करोगे तो काटा-कुटी करके खत्म करने के बाद में कट के एक ढंग का आंसर आ जाएगा। ये तो मीनिंग है। अच्छा, वो जो ढंग का आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। मैं क्या मीन कर रहा हूं इससे देखो,
जैसे सपोज करो कि आप 36 को ट्राई करो, अब 36 को मानो कि आप 9 से डिवाइड करो तो काट के कितना आएगा 4, तो मतलब इट इज डिविजिबल। 36 को आप 12 से ट्राई करो तो कट के कितना आ जाएगा 3, मतलब इट इज डिविजिबल। लेकिन उसी 36 को आप 20 से ट्राई करो, क्या पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब ये पूरा कट के एक इंटीजर आंसर आता है तब हम कहते हैं कि इट इज डिविजिबल, और अगर कट के एक इंटीजर आंसर ना आए तब हम क्या कहते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार? डिविजिबल बोलने का मतलब है कि कट के एक इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा कहना कि वो वाला फॉर्मेट ऑफ सोल्यूशन एक्सप्लोर करें कि आई नो 57 माइनस एक्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 इन दिस सिचुएशन। सो 57 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 करने से मेरे को काट पीट करके खत्म करके आंसर में क्या मिलना पड़ेगा? एक इंटीजर आना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं कि कॉमा m बिलोंग्स टू क्या रहेगा बताओ? इंटीजर आए। ये चीज क्लियर है? ओके है पक्का? अब यहां से थोड़ा आप एक्सप्लोर करो तो ये 4 को वहां भेज दो तो क्या मिलेगा बताओ? 57 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4m। m को इधर ले आओ तो 57 माइनस 4m इज इक्वल्स टू x, घुमा के लिखो तो x इक्वल्स टू 57 माइनस 4m, वेयर m बिलोंग्स टू क्या रहेगा बताओ? इंटीजर। तो कभी कभार होता है कि ये वाला फॉर्मेट ऑफ सोल्यूशन भी जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, मतलब एमसीक्यू में ही आपको ऑप्शन हो सकता है कि ये आंसर मिले। अच्छा, इसमें भी m का आप अलग अलग वैल्यू डालोगे ना तो आपको पता है कि यही वाला लिस्ट मिलेगा। मैं आपको फील करा सकता हूँ, देखो m को 1 डालो क्या आएगा बताओ? मतलब ये 57 माइनस 4 कितना आ गया? 53। 2 डालो कितना आएगा? ये 8 हो जाएगा ना, और 49। 3 डालो कितना आएगा? ये 12 45। 4 डालो कितना आएगा? 41। अच्छा, अपन बहुत ज्यादा पीछे हैं, इसे थोड़ा और आगे मेहनत करना पड़ेगा। 4 के अंदर 5 डालो तो ये 20 और 37। फिर आप 6 डालो तो 24, और यहां पर कितना? 24। 57 माइनस 24 33। फिर 7 डालो, ये 28 और 57 29। फिर और आगे चलो, ये एक काम करो 29 तक आ गया ना, थोड़ा इसी को और आगे बढ़ा लेते हैं। 13 के बाद में क्या आना चाहिए? 17। उसके बाद क्या आना चाहिए? 21। फिर क्या आना चाहिए? उसके बाद क्या आना चाहिए? 29। मतलब इसको पूरा एक्सप्लोर करने से, इसमें भी m का अलग अलग वैल्यू डाल के जब आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे ना तो लास्ट में जाके क्या कि आंसर सेम ही रहे। बस ये प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है, ये प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है। आप बच्चे हैं तो आपको दोनों आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछा हुआ रहेगा वी डोंट। इज दैट ओके? तो इसी को आप लिखो मेथड टू, मेथड टू ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। देखो यहां देखो, पढ़ो, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये क्लॉज मेंशन कर दिया आप। तो इस बार इनफाइनाइट आंसर की एक ही आंसर, इस बार एक ही आंसर। वो एक आंसर कौन होगा? आप 1, मतलब 57 मॉड 4 लिखो। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या? 57, मतलब 1 आया कैसे वो भी तो याद रहना पड़ेगा ना। दिस इज इक्वल्स टू 1। 57 मॉड 4 विच इज इक्वल्स टू 1। चलो आगे चलो। नेक्स्ट, if x plus 1 equals to 32 mod 7 then find the values of x। दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, पहला मेथड लिखो, मेथड 1। मेथड 1 में देखो x प्लस 1 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, मतलब कैसा लिस्ट आना चाहिए? आप ऐसे लिख दो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32 mod 7 का एक्चुअल आंसर कितना? 4। तो लिस्ट आपका कैसा होना चाहिए? 4 कॉमा 4। या आप एक काम करो, हाँ मतलब नाटक कर लेते थोड़ा सा, वो लंबा वाले लिखते हैं आराम से ना। तो 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 11, 11 के बाद क्या आना चाहिए? 18, मतलब बार बार 7 ऐड कर रहा हूँ। फिर डॉट डॉट डॉट, और पीछे आओगे तो क्या आएगा बताओ? 4 माइनस 7 तो कितना? -3, और पीछे तो -10, डॉट डॉट डॉट। क्लियर मेरे ख्याल में? लेकिन ये क्या चीज का आंसर? तो एक्स का आंसर क्या होगा? एक्स के सब में से 1 माइनस करना पड़ेगा आप, ठीक है? क्या हो जाएगा बताओ? डॉट डॉट डॉट, और बोलो -11, और बोलो -4, और बोलो 3, 10, और क्या बताओ? 17, डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलो ठीक है, इससे तो कर ही सकते हैं, ठीक है? फिर एक मेथड 2 लिख,
अच्छा, मेथड 2 में मेरा प्रपोजल क्या है आपको कि x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 7, ये दिया हुआ राइट। अच्छा, मैं एक बात ऐसा बोलना चाहता हूं कि हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या पावर रेज करें, उससे कॉन्ग्रुएंसी हार्म नहीं होता। तो यहां पर जैसे मैंने पहले x प्लस 1 का वैल्यू एक्सप्लोर किया, फिर वहां से x का वैल्यू एक्सप्लोर किया, ये काम अप्लाई करने से पहले ही इज इट पॉसिबल कि मैं इस 1 को भगा लूं यहां से? वो भी तो मैं कर सकता हूं। दिमाग में आप सोचो कि दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बताओ? कॉन्ग्रुएंट टू 31 और बोलो मॉड 7। ये चलेगा सबके लिए? ये चलेगा सबके लिए? इसके बाद क्या होगा, x का लिस्ट बताओ कि x इज इक्वल्स टू 31 मॉड 7 का एक्चुअल आंसर क्या होगा? 3। तो यहाँ 3 आगे जाने के लिए 7 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 10, 17 डॉट डॉट डॉट, पीछे आने के लिए -4, -11 डॉट डॉट डॉट। चलेगा? एक अपने को वो वाला फॉर्मेट भी चाहिए, डिवीजन वाला, तो लिखो मेथड 3। 2 हो गया सबका कॉपी करना। 3 में थोड़ा सा हेल्प करो, तो कैसे एक्सप्लोर करोगे इसको? दोनों काम कर सकते हो। नहीं, बड़ा छोटा का इसमें कुछ नहीं, मतलब आप लिख लो एक बार, लिखने के बाद में फिर क्या है कि जो भी आपका आंसर आएगा, अगर वो आपको मिल गया ऑप्शन में तो वेल एंड गुड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जो भी आप करोगे दोनों करेक्ट है। मतलब इसमें एक कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि मैं ये वाला माइनस ये वाला करूं कि ये वाला माइनस वो वाला करूं। अगर मान लो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोनों अप्रोच करेक्ट, जो भी आंसर आएगा दोनों एक्सेप्ट होगा। एमसीक्यू अगर है तो एक को करके आप देख लो, मैच किया तो वेल एंड गुड, तो फिर दूसरा वाला वापस ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आओ तो इसको करें। तो x+1 -32 और एक्सपेक्टेशन है मेरा कि दिस डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, मीनिंग 7 से डिवाइड करने से आंसर क्या आना चाहिए, जो कि क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर। अब यहां से एक्सप्लोर करो तो कितना आ जाएगा बताओ? x-31 इक्वल्स टू 7m। अब यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 31 प्लस 7m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो आगे चलो। नेक्स्ट, इसमें दो ही मेथड करेंगे, ठीक है? चलो, हालांकि x के साथ में कुछ चिपका हुआ है भी नहीं, तो 2 से हो जाएगा। लिखो मेथड 1, x इज इक्वल्स टू, अच्छा मन ही मन सोच लो तो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब 12 मॉड 5 करोगे तो -2 आएगा, ठीक है, इस माइनस की वजह से। फिर 5 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, करें। सो आप बीच में 3 लिख लो, आगे बढ़ने के लिए 5 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 8, 8 के बाद 13, फिर 18 डॉट डॉट डॉट, और पीछे आने के लिए -2 और पीछे -7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि x -12, ये डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 5। सो अपॉन 5 करने से क्या आ जाना चाहिए? m, और m क्या हो जाएगा आप? इंटीजर। ठीक है, सो x प्लस 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू m, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5m, एंड x इक्वल्स टू 5m माइनस 12 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका दूसरा फॉर्मेट ऑफ आंसर होगा। देखो चलेगा कि? ठीक है, इसको ट्राई करूं। हम्म, हो गया, ठीक। नेक्स्ट, खुद से ट्राई करो तो फटाफट, और कोशिश करना कि सबका एक बार में खुद से राइट आंसर आ जाए। चलो और देखो तो मेथड 1 में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 39 मॉड 7 का बेसिक आंसर। आगे बढ़ने के लिए 7 ऐड तो 11, और फिर 18, और फिर डॉट डॉट डॉट, पीछे आने के लिए -3, -10 डॉट डॉट डॉट। ये मेथड 1 हो गया आपका। मेथड 2 के हिसाब से क्या होगा बताओ? देखो 39 माइनस x डिवाइडेड बाई 7 शुड बी सम काइंड ऑफ इंटीजर,
दिस इम्प्लाइज 39 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7m, और फिर x को वहां ले जाओ, m को इधर ले आओ, तो 39 माइनस 7m इक्वल्स टू x. दिस इम्प्लाइज क्या, x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 7m, वेयर m बिलोंग्स टू 80. हो गया सबका. अभी ये थोड़ा अनोखा क्वेश्चन, टेक योर टाइम, हड़बड़ाओ मत. देखो, सोच लो एक बार. सुनो प्लीज, ध्यान से सुनना. हाँ, थॉट ही सब कुछ है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा सही सोचो, लेकिन ठीक है मैं बोलता हूँ. सुनो ध्यान से सुनो. 10 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6, सॉरी 10 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो m, मीनिंग कि 10 को m से डिवाइड करने पे 6 को m से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आना चाहिए. मोर मीनिंग 10 माइनस 6 शुड बी डिविजिबल बाय m. तो ये जो पहला मीनिंग था ना कि 10 को m से डिवाइड करके 6 को m से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आना चाहिए, उससे आप आंसर नहीं ढूंढ पाओ, सो इग्नोर इट. दूसरा मीनिंग क्या था कि इनका जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी डिविजिबल बाय व्हाट, m. ये क्लियर है मेरे ख्याल में सबको. व्हाट इज द डिफरेंस हियर, दैट इज क्लियर. अब दुनिया में 4 को डिवाइड कर पाने वाला जितना आदमी होगा, वो सारा आदमी m का वैल्यू बन सकता. और याद रखना कि 4 को डिवाइड करने वाला बोल रहा हूं, 4 से डिवाइड होने वाला नहीं. जो आप लोग मल्टीपल मल्टीपल बोल रहे थे, मल्टीपल नहीं. माई पॉइंट इज, देखना ध्यान से, यहां पर फिर से मैं लिखता हूं. मेरे को 10 माइनस 6 का जो आंसर है 4, इसको मुझे पता है कि दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय व्हाट, m. मतलब m को इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि होना पड़ेगा, करना पड़ेगा. m एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसके डिफरेंस को प्रॉपरली 100% विदाउट एनी रिमाइंडर डिवाइड कर दे. तो दुनिया में जितना ऐसा आदमी है जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वो सारा आदमी लोग m के जगह पर अगर जाके बैठे तो ये कॉन्ग्रुएंसी हार्म नहीं हो. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड हु कैन डिवाइड m, मतलब डिवाइड 4? देयर आर 3 पीपल, 1 2 4. अच्छा, 1 एक बहुत खास आदमी. 1 को हम कभी भी m के जगह पर नहीं बिठाते, क्योंकि इसलिए नहीं बिठाते हैं कि फिर आप यहां पर कुछ भी हाथी घोड़ा लिख दो, कोई मतलब ही नहीं. आ रहा बात समझ. 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा आपका, 0. तो राइटिंग 1 डज नॉट मेक एनी सेंस. 1 नहीं हम लोग काउंट करेंगे. 1 के अलावा जितना आंसर आप इमेजिन कर पाओगे जो इसको डिवाइड कर दे, आ रहा बात समझ, तो वो सारे को हम बोलेंगे कि ये सारा m का पॉसिबिलिटीज हो सकता है. क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है. देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा. लिखो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, 10 minus 6 equals to 4. Now 4 must be divisible by क्या, m. Therefore m equals to, we will count 2 and 4. और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि 1 को हम लेते ही नहीं कभी आंसर, क्योंकि वैसे 1 बोले तो 1 तो सब जगह पे आंसर हो जाएगा. चले आगे चले. अच्छा, पढ़ो. देखो सुनो, इस पे आने से पहले लेट अस मूव बैक वन स्टेप एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स. कैन यू टेल मी कि 6 का कितना फैक्टर्स है? सब लोग प्लीज ध्यान देना, बहुत अलग टाइप का बात कर रहे हैं. 1 2 6, 12 का बताओ. 1 2 3 4 12. 8 भी कोई बोल रहा है, देख लो भाई, नशा वशा कर रहे हो क्या? चलेगा, यहां तक चलेगा. थोड़ा और एक बड़ा नंबर का ले लेता हूं, 24 का भी ट्राई करो. मान लो टीचर अगर हल्का सा भी कच्चा रहे ना, तो आप लोग तो एकदम भटका ही देते हैं. अच्छा देखो ध्यान से सुनना, 6 का फैक्टर्स कितना है, 4 है. मैनुअली देख पा रहे हो आप इस चीज को. 12 का फैक्टर्स कितना है, देख पा रहे हो मैनुअली इस चीज को. 24 का कितना फैक्टर है, मैनुअली इसको भी देख पा रहे हो. अब ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो एक्चुअली फैक्टर्स क्या है. अब इसी तरीके से मैं अगर नंबर को बहुत बड़ा कर दूं आपके लिए, 144 कर दूं,
तो इमेजिन करते करते हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाएगा। मैं नंबर को और बड़ा कर दूं, 410 कर दूं सपोज कर, और बोलोगे सोच के बताओ कि इसका कितना फैक्टर हो। तो ऐसे अगर मैन्युअली आप काम करने का ट्राई करोगे तो इट इज आफ्टर सम टाइम इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि बड़े नंबर का आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे काउंट कर सकते। तो इसको काउंट करने का एक लॉजिकल दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है उसको थोड़ा समझने का आप ट्राई कर। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो मेन बड़ा नंबर है ना आपका, उसका आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है बताओ? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या अपन? क्या आता है? नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 इंटू 3 करें। 2 इंटू कितना बताओ? 3। ध्यान से सुनते जाना। हाँ, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का पावर कितना है यहाँ पे? 3 का पावर। जो भी 2 का पावर है ना, उस पावर में 1 ऐड कर दो, और जो भी 3 का पावर उस पावर में 1 ऐड कर दो, और सारे पावर के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर। तो 2 का पावर 1, 1 प्लस 1, 3 का पावर 1, अगेन 1 प्लस 1, एंड 2 इंटू 2 का आंसर कितना आ रहा है? 4। दिस 4 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट कि इसका कितना फैक्टर हो सकता है। मैं इसको आपको बाकी जगह पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, प्लीज ध्यान से। हाँ, आप लोग ध्यान कहीं और मतलब बगल वाले दोस्त पे लगाने लगते हो, वो दिक्कत है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। 2 स्क्वायर इंटू 3 कोई इशू नहीं। 2 स्क्वायर इंटू 3, अभी 2 का पावर इसमें कितना है? प्लस 1, और 3 का पावर कितना है? 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? 6। अब काउंट कर लो, 6 आया था। चलेगा ये चीज। 24 का बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 क्यूब इंटू 3, सो 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8, एंड यू कैन काउंट की 8 ईयर। सो दिस इज दैट मैनुअल, मतलब क्या है कि ट्रिक आप बोल सकते हो इसको। मैनुअल मेथड तो बेकार ही है इसमें। ये वो ट्रिक है जैसे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी गिवन नंबर का काउंट कर सकते हो कितना आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए वो तो ऐसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमको तो बस काउंट करके बताना है कि कितना आएगा। यहां तक ओके है, समझ में आया सारा चीज? पक्का? अब आ जाओ आप इस वाले सवाल। फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज कैन एम हैव। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट एम कैन हैव, आपको बस ये पूछ रहा है कि एम के पास में टोटल वैल्यू हो कितना सकता। आया बात समझ? तो लिखो 147 माइनस 3 इक्वल से कितना है? 144। लिखो एम मस्ट बी, ये मस्ट बी नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आप लिखो 144 मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या? एम। 144 मस्ट बी डिविजिबल बाई एम। ये यहां तक पल्ले पड़ा सारा बात। अब लेकिन ठीक है यार, 144 तो बहुत बड़ा नंबर है, कितना फैक्टर हम ढूंढते रहेंगे। तो अब क्या है कि आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर लो। ठीक है, क्या आएगा बताओ? 12 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल में, नहीं? और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, तो पूरे के पावर में 2, यानी कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। लेकिन इसमें इसमें एक 1 भी फैक्टर जो है वो काउंटेड है। आप देखो यहाँ पे 1 भी काउंट कर रहे थे ना आप? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जब आप डिस्क्रिप्शन देते हो तो 1 का वहां पर काउंट कर लेते हो। ये वाले मेथड में 1 काउंटेड रहता है, बट एम का वैल्यूज बताते समय इज 1 अलाउड की 1 इज नॉट अलाउड, तो 1 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखूं नाउ, नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम इज इक्वल्स हो जाएगा आपके लिए कितना? मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, एग्जाम में तो आप 14 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहां पर आप वो मेथड लिखो कि आया कैसे। तो आप इसको ऐसे लिखो 4 प्लस 1 होल्डिंग इन अ ब्रैकेट इंटू 2 प्लस 1 एंड ओवरऑल माइनस 1, सो 15 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 14। 15 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 14। चलेगा? समझ आया सबको ये वाला? एक और करो तो ट्राई। आप पहले क्या बोलोगे? 11 माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू हाउ मच? 12। फिर क्या बोलोगे बताओ? 12 मस्ट बी डिविजिबल बाय, अच्छा सॉरी सही बोल रहा हूं ना, डिविजिबल बाय
एम। अब क्या बोलोगे बताओ? हाँ, इसको मतलब क्या कि एक्सप्लोर भी कर लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू, फिर इसके आगे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या? एम इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होल देंगे इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1। सो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। ये आपका आंसर। ये दो लिख लो, घर पे ट्राई करना है इसको। आंसर भी वैसे लिखा हुआ ही है, बट क्रॉस चेक कर लेना कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। डन। क्वेश्चन लिखना था बस, सॉल्व घर पे करना। सॉल्व करने लग गए क्या? अच्छा, पूरा लिखने लग गए। बस इतना लिखना था। डन। एक इसको भी लिख के जाओ और आंसर भी लिख लेना, इसके 5 आना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही बस।